Good morning, students. Directorate Higher Education Haryana provides video lecture for political science. Today we will discuss on the topic comparative study of judiciary of UK and USA. अर्थात आज हम ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायपालिका का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। न्यायपालिका सरकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। विश्व के प्रत्येक उन्नत देश में न्यायपालिका को बड़ा सम्मान योग्य स्थान दिया जाता है। लॉर्ड ब्राइस का कथन है कि किसी शासन की श्रेष्ठता जानने के लिए उसके न्याय प्रबंध से अच्छी कोई अन्य कसौटी नहीं है। प्रसिद्ध अमेरिका के लेखक रॉले का विचार है कि एक ऐसा न्यायपालिका का विभाग होना आवश्यक है जो अधिकारों का निर्णय कर सके, अपराधों को दंड दे सके और न्याय का शासन स्थापित कर सके तथा मासूम व्यक्तियों को कष्टों से तथा संविधान की धोखेबाजी से बचाकर रख सके। यही कारण है कि आधुनिक युग में न्यायपालिका को सरकार का एक स्वतंत्र अंग माना जाता है तथा लोगों के अधिकारों एवं स्वतंत्रताओं के रक्षक के रूप में लगभग प्रत्येक शासन प्रणाली में इसको सम्मान योग्य स्थान प्राप्त होता है। प्रत्येक देश की न्यायपालिका राष्ट्रीय आवश्यकताओं तथा विशेष राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुकूल ही संगठित हो जाती है। इंग्लैंड की न्यायपालिका निष्पक्षता के पक्ष में विश्व भर में प्रसिद्ध है। वहाँ की न्यायपालिका की वहाँ की विशेष आवश्यकताओं तथा परिस्थितियों के अनुसार उसको संगठित किया गया है। उसी प्रकार संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान संघात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था करता है। इसलिए इस प्रणाली में स्वतंत्र न्यायपालिका का अस्तित्व बहुत आवश्यक था। इसके अतिरिक्त संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका की संवैधानिक प्रणाली की इस विशेषता ने स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था का और भी अधिक इसको आवश्यक अंग बना दिया था, क्योंकि सरकार के विभिन्न अंगों में भी विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो सकती है। तो आज हम ब्रिटेन और इंग्लैंड दोनों की न्यायपालिका की बारे से उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लैंड की न्यायपालिका की। रोल ऑफ ब्रिटिश जुडिशरी। इसमें हम बात करते हैं जो फर्स्ट ब्रिटेन की जुडिशरी में जो उभर कर बात सामने आती है वो ये है कि डिफरेंट काइंड ऑफ लॉ इन प्रैक्टिस इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून प्रचलित हैं। इंग्लैंड की संसद को देश के लिए प्रत्येक प्रकार के कानून का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। प्राय विधानमंडल
द्वारा बनाए गए कानून नियम न्यायालयों द्वारा लागू किए जाते हैं, परंतु इंग्लैंड में संसदीय कानूनों से अतिरिक्त साधारण कानून तथा न्याय भावना कानून भी प्रचलित हैं। इन तीनों प्रकार के कानूनों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। फर्स्ट, साधारण कानून। 1066 ईस्वी में ड्यूक ऑफ नॉर्मंडी ने इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की थी। नॉर्मन विजय से पहले इंग्लैंड में कानूनी एकरूपता नहीं थी तथा झगड़ों का निर्णय प्राय प्रचलित स्थानिक रीति रिवाजों के आधार पर किया जाता था। नॉर्मन तथा उसके पश्चात अंगोविन सम्राट संपूर्ण देश को संगठित करके एक ही प्रकार का कानून लागू करना चाहते थे। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने न्यायाधीशों को भिन्न भिन्न भागों में जाकर न्याय करने का आदेश दिया। इस प्रकार जो न्यायाधीश देश के भिन्न भिन्न भागों में दौरा करते थे, उन्होंने आरंभ में प्रचलित स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार ही न्याय किया, परंतु धीरे धीरे इन भिन्न भिन्न स्थानिक प्रथाओं के अंतर समाप्त होते गए तथा इन न्यायिक निर्णयों के आधार पर ही संपूर्ण देश में एक ही प्रकार के कानून का विकास होना शुरू हुआ। इसी कानून को साधारण कानून कहा जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि साधारण कानून का निर्माण न तो कभी सम्राट ने किया था तथा न ही यह संसद के विशेष यत्नों का निष्कर्ष है। यह मुख्य रूप से उन न्यायिक निर्णयों पर आधारित है जो भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रचलित रस्मों रिवाजों के आधार पर न्यायाधीशों द्वारा दिए गए थे। प्रोफेसर मुनरो के विचार के अनुसार साधारण कानून उन कानूनी नियमों का समूह है जो इंग्लैंड में संसद के किसी कार्य से बिना ही विकसित हुए थे तथा पश्चात में जिन्हें समूचे देश में मान्यता प्राप्त हो गई थी। दूसरे टाइप के जो कानून इंग्लैंड में प्रचलित हैं वो है न्याय भावना कानून। प्राचीन काल में लोगों को साधारण कानून के अनुसार ही न्याय दिया जाता था, परंतु 13वीं शताब्दी के मध्य में साधारण कानून का विकास कुछ सीमा तक रुक गया। साधारण कानून ने कुछ ऐसे कठोर रूप धारण कर लिया कि देश में बदल रही परिस्थितियों के अनुसार उसके लिए लोगों को पूर्ण न्याय देना संभव नहीं रहा। जब लोगों को साधारण कानून से न्याय नहीं मिलता था तो उन्होंने दुखी होकर सम्राट के पास न्याय प्राप्त करने के लिए विनय पत्र भेजने शुरू कर दिए। सम्राट कानून तथा न्याय का स्रोत समझा जाता था तथा इसी कारण दुखी लोगों ने न्याय प्राप्त करने के लिए बादशाह की आत्मा को अपील करनी आरंभ कर दी। धीरे धीरे ऐसे अपीलों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई कि सम्राट के लिए उन सब के संबंधों में निर्णय करना संभव न रहा। इसलिए सम्राट ने ऐसी अपीलों को निर्णय करने के लिए चांसलर के हवाले करना शुरू कर दिया। चांसलर उस समय सम्राट की परिषद का कानूनी सदस्य होता था। चांसलर ऐसे अपीलों को सूझबूझ, न्याय भावना तथा नैतिकता के आधार पर निर्णय किया करता था। धीरे धीरे इंग्लैंड में चांसलरी न्यायालय का विकास हुआ तथा चांसलर ही इस न्यायालय का अध्यक्ष होता था। यह चांसलरी अदालत में लोगों की ओर से प्राप्त हुई अपीलों का निर्णय संपूर्ण न्यायिक भावना तथा नैतिकता के आधार पर करती थी। ऐसे नियमों को ही न्याय भावना कानून कहा जाता था। 1873 में के न्यायालय कानून द्वारा निश्चित किए गए कि दीवानी अभियोगों का निर्णय करने के समय साधारण कानून तथा न्याय भावना कानून दोनों ही लागू किए जाने चाहिए। यहाँ यह बात वर्णनीय है कि न्याय भावना कानून मुख्य रूप में दीवानी अभियोगों के संबंध में लागू किया जाता है। तीसरे टाइप के कानून जो इंग्लैंड में प्रचलित हैं वो है संसदीय कानून। संसदीय कानून वे कानून होते हैं जिनका निर्माण संसद द्वारा किया जाता है। वर्तमान समय में संसद को अनेकों प्रकार के कानूनों का निर्माण करना पड़ता है
क्योंकि राज्य का कल्याणकारी स्वरूप होने के कारण सरकार के कार्यों में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई है। चाहे इंग्लैंड में साधारण कानून तथा न्याय भावना कानून वर्तमान समय में भी प्रचलित हैं, परंतु दिन प्रतिदिन संसदीय कानूनों की महत्ता बढ़ती जा रही है। यह ठीक है कि प्रथम दोनों प्रकार के कानूनों को भी न्यायालय की मान्यता प्राप्त है, परंतु यदि इन कानूनों और संसदीय कानून में कोई मतभेद हो तो संसदीय कानून की ही प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान सभ्य युग में जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता तैसे तैसे संसदीय कानूनों की संख्या बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट, ब्रिटेन की जुडिशरी के बारे में जानने में जो सहायक है वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम अथवा ब्रिटेन की संसद के द्वारा 2005 में न्यायपालिका के क्षेत्र में अनेकों महत्वपूर्ण सुधार किए गए। इसके लिए संसद ने संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 पारित किया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन के प्रथम बार न्यायपालिका को आंशिक स्तर पर कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त रखने का प्रयत्न किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ यह वर्णनीय योग्य है कि चाहे 2005 के अधिनियम के द्वारा यूनाइटेड किंगडम के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, परंतु यह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य अक्टूबर 2009 से करना आरंभ करेगी। इसकी स्थापना, संगठन और कार्यों का वर्णन अधिनियम के अंतर्गत किया गया, जिनका वर्णन इस प्रकार है। फर्स्ट इज कंपोजिशन। संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के द्वारा यूनाइटेड किंगडम में स्थापित की गई सर्वोच्च न्यायालय में संसद के लॉर्ड सदन के सामान्य अपील के सभी 24 लॉर्ड्स या विधि लॉर्ड्स इसके सदस्य होंगे। सर्वोच्च न्यायालय का सदस्य बनने के पश्चात यह लॉर्ड सदन के सदस्य नहीं रह सकेंगे तथा इस तरह इंग्लैंड व वेल्स की सर्वोच्च न्यायालय के 24 सदस्य या न्यायाधीश होंगे। नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट। सर्वोच्च न्यायालय के इन न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिशों पर की जाती है। इस आयोग के द्वारा लॉर्ड चीफ जस्टिस और संभागों का प्रमुख नियुक्त किया जाता है। इनकी नियुक्ति अपीलीय न्यायालयों के न्यायाधीशों में से की जाती है तथा इस न्यायिक समिति द्वारा लॉर्ड सदन के विधि लॉर्ड्स में से सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यायाधीशों की योग्यताएं की। यूनाइटेड किंगडम के लिए गठित सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के संबंध में संवैधानिक सुधार अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं की गई है। इस अधिनियम में केवल इतना कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कानून या विधि लॉर्ड्स होंगे। लॉर्ड सदन में 24 विधि लॉर्ड्स होते हैं। इस सुधार अधिनियम से पूर्व यह 24 विधि लॉर्ड्स ही देश की सर्वोच्च न्यायालय के रूप में काम करते थे। यहाँ विधि लॉर्ड्स अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते थे। संसद कानूनी विषयों पर इनसे विचार विमर्श करती थी। यह सभी उच्च शिक्षा प्राप्त होते थे, इसलिए इनकी नियुक्ति इन पदों पर की जाती थी। वर्तमान समय में न्यायिक नियुक्ति आयोग समय समय पर जो नियुक्ति संबंधी शर्तें जारी करता है, उनके आधार पर ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। आगे जो ब्रिटेन की जुडिशरी के बारे में जानने में हमारे लिए सहायक है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी
अर्थात इंग्लैंड में न्यायपालिका की स्वतंत्रता। जिस देश की न्यायपालिका पूर्ण रूप में स्वतंत्र हो वहाँ के लोगों को पूर्ण न्याय प्राप्त होता है तथा उनके अधिकार अथवा स्वतंत्रताएं प्रत्येक पक्ष से सुरक्षित होती हैं। इंग्लैंड में स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था है। 1701 में संसद द्वारा पारित किए एक्ट ऑफ सेटलमेंट द्वारा यह स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश अपने पदों पर अपने अच्छे व्यवहार तक कायम रहेंगे। दूसरे शब्दों में न्यायाधीश मुख्य कार्यकारी अधिकारी की प्रसन्नता तक नहीं बल्कि अपने अच्छे व्यवहार तक अपने पदों पर कायम रह सकेंगे। इस प्रकार न्यायाधीशों का कार्यालय कार्यपालिका के प्रभाव से स्वतंत्र रखा गया है। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को पदों से हटाने की बड़ी कठोर विधि की व्यवस्था की गई है। न्यायाधीशों को पदों से भी हटाया जा सकता है यदि संसद के दोनों सदन किसी न्यायाधीश के विरुद्ध दोष प्रस्ताव पारित करें। न्यायाधीशों को वेतन आदि भी अच्छा दिया जाता है तथा वे प्राय भ्रष्टाचार का शिकार नहीं होते। इन सब बातों के अस्तित्व ने ब्रिटिश न्यायपालिका को स्वतंत्रता प्रदान की है। नेक्स्ट इज इम्पार्टली ऑफ जजेस, न्यायाधीशों की निष्पक्षता। यह बात अंग्रेजों के विरोधी भी स्वीकार करते हैं कि न्यायाधीशों की निष्पक्षता ब्रिटिश न्याय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। उनकी निष्पक्षता के दो मुख्य कारण हैं। एक तो न्यायाधीशों को अच्छी तनख्वाह एवं भत्ते आदि दिए जाते हैं तथा इस कारण उन्हें लोभ में आकर कुमार्ग पड़ने की कम संभावना होती है। द्वितीय कारण यह है कि न्यायाधीशों के पदों पर ऊंची प्रतिभा तथा उच्च कोटि के आचरण में व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता है। न्यायाधीशों की निष्पक्षता के कारण ही ब्रिटिश न्यायपालिका को सत्कार की दृष्टि से देखा जाता है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन। इंग्लैंड में कानून के शासन का अस्तित्व ब्रिटिश न्यायपालिका को और भी अधिक निष्पक्षता की स्थिति प्रदान करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इंग्लैंड के न्यायालय न्याय करते समय किसी भी आधार पर कोई पक्षपात नहीं करते तथा सभी को एक ही प्रकार के कानून के अंतर्गत न्याय मिलता है। इंग्लैंड में फ्रांसीसी प्रणाली के विपरीत सरकारी कर्मचारी तथा साधारण नागरिकों के अभियोगों का निर्णय करने के लिए प्रशासकीय न्यायालय नहीं है बल्कि वहाँ एक ही प्रकार के साधारण न्यायालय हैं जो इंग्लैंड के सभी निवासियों के झगड़ों का निपटारा करते हैं। नेक्स्ट इज जूरी सिस्टम, जूरी प्रणाली। ब्रिटिश न्याय प्रणाली में न्यायालय पंचायत को विशेष महत्व प्राप्त है। न्यायालय पंचायत अर्थात जूरी का प्रयोग फौजदारी अभियोगों में किया जाता है। इंग्लैंड में सबसे नीचे स्तर तथा ऊपरी स्तर के न्यायालयों को छोड़कर बाकी सभी न्यायालयों में गंभीर अभियोगों के संबंध में जिनमें 3 माह से अधिक कारावास का दंड दिया जा सकता है, प्रतिवादी न्यायालय पंचायत की मांग कर सकता है। जूरी में ईमानदार, अच्छे तजुर्बे तथा अच्छे आचरण में व्यक्ति शामिल किए जाते हैं। वहाँ न्यायालय पंचायत अभियोग के संबंध में सत्यता की तलाश करने में न्यायाधीश की सहायता करती है। जूरी अपनी राय बहुमत के आधार पर देती है तथा न्यायाधीश जूरी की राय को रद्द नहीं करता। नेक्स्ट इज कोर्ट्स आर द प्रोटेक्टर ऑफ द पीपल्स राइट एंड लिबर्टीज। न्यायालय नागरिकों के अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं के रक्षक हैं। इंग्लैंड में कोई ऐसी लिखित संविधान नहीं है जिस द्वारा वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार प्रदान किए हों। ब्रिटिश नागरिकों के मौलिक अधिकार न्यायिक निर्णयों तथा साधारण कानूनों पर आधारित हैं। कानूनों की व्याख्या न्यायपालिका द्वारा होती है तथा भिन्न भिन्न अभियोगों में कानूनों को लागू करते समय न्यायाधीशों का यह दृष्टिकोण होता है कि न्याय नागरिकों के अधिकार तथा स्वतंत्रताओं का उल्लंघन न हो बल्कि वे पूर्ण रूप से सुरक्षित रहें। नेक्स्ट इज ओपन ट्रायल्स, अभियोगों की खुली सुनवाई। इंग्लैंड में न्यायालयों की न्यायिक कार्रवाई गुप्त नहीं रखी जाती बल्कि जनता को न्यायालय कार्रवाई देखने की पूरी छूट है।
अपराधी को न्यायालय अपना निर्णय बंद कमरे में नहीं सुनाता, बल्कि ऐसा निर्णय खुले कमरे में आम जनता के समक्ष सुनाया जाता है। अभियोगों की खुली कार्रवाई का यह विशेष लाभ है कि कथित अपराधी को इस बात का विशेष विश्वास होता है कि न्यायालय में उसे अपना अपराध स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त क्योंकि न्यायपालिका के निर्णय निष्पक्ष होते हैं, इस कारण साधारण लोगों को भी न्यायाधीशों की निष्पक्षता तथा ईमानदारी पर और भी विश्वास होता है। नेक्स्ट इज डिसीजन आर टेकन प्रॉम्प्टली। निर्णय तुरंत लिए जाते हैं। हमारे देश में अभियोगों का निर्णय करने में बहुत समय लग जाता है। अंग्रेज लोगों का विश्वास है कि न्याय में देरी करने का न्यायालय न्याय देने से इनकार करना है। इस कारण इंग्लैंड में भी अभियोगों के निर्णय बहुत शीघ्र होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन में न्याय प्रणाली के नियम एक समिति के सिफारिशों के अनुसार बनाए जाते हैं। इस समिति में लॉर्ड चांसलर तथा 10 अन्य प्रसिद्ध कानूनी माहिर होते हैं। यह समिति ऐसे निर्णयों का निर्माण करने की सिफारिश करती है जिन द्वारा अभियोगों का शीघ्र निर्णय हो सके। इंग्लैंड में प्राय ऊपरी न्यायालय निचले न्यायालय के निर्णयों को बहुत कम बदलते हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ फ्री लीगल एड। निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रबंध। यूनाइटेड किंगडम में कुछ अभियोगों के संबंध में निर्धन व्यक्तियों को निःशुल्क कानूनी सहायता देने की व्यवस्था की गई है। 1949 में कानूनी सहायता का कानूनी सलाह तथा कानूनी सहायता और सॉलिसिटर कानून पास किए गए थे। इन कानूनों के अंतर्गत कुछ विशेष न्यायालयों में चल रहे ऐसे दीवानी अभियोगों के संबंध में निःशुल्क कानूनी सहायता दी जा सकती है जिनकी काफ़ी लंबे समय तक चलने की संभावना हो। तो ब्रिटिश न्याय प्रणाली की इन विशेषताओं के संबंध में संक्षेप रूप में हम यह कह सकते हैं कि वहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र, निष्पक्ष तथा लोगों के अधिकारों की रक्षक है। वहाँ जूरी प्रणाली प्रचलित है और न्यायालय में अभियोगों की खुली सुनवाई होती है। इंग्लैंड में प्रशासकीय न्यायालय नहीं है तथा सब अभियोगों का निर्णय साधारण न्यायालयों द्वारा साधारण कानूनों अधीन होता है। समूचे देश में एक ही रूप का न्याय संगठन नहीं है तथा वहाँ के न्यायालयों के पास पुनर्निरीक्षण का अधिकार भी नहीं है। अब हम बात करेंगे रोल ऑफ अमेरिकन जुडिशरी, अर्थात अमेरिका की न्याय प्रणाली का वहाँ के व्यवस्था के अंदर क्या क्या भूमिका है। तो अमेरिका की न्यायपालिका की भूमिका की बात करते हैं। अब हम अमेरिका की न्यायपालिका की जो आधार है वो वहाँ का सुप्रीम कोर्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुच्छेद 3 सेक्शन प्रथम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति एक सर्वोच्च न्यायालय और ऐसे छोटे न्यायालयों में केंद्रित होगी जो न्यायालय समय समय पर कांग्रेस द्वारा स्थापित किए जाएंगे। संविधान की इस व्यवस्था से यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि संविधान में केवल सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है और शेष संघीय न्यायालयों के नाम आदि का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु सर्वोच्च न्यायालय के संगठन और रचना के संबंध में संविधान में किस प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, अपितु अमेरिका में ऐसे सभी व्यवस्थाएं कांग्रेस के कानूनों द्वारा की गई हैं। 1789 में कांग्रेस ने सर्वप्रथम न्यायपालिका कानून पास किया था। उसके पश्चात कांग्रेस में कई बार इस कानून में आवश्यक परिवर्तन किए गए।
संविधान और कांग्रेस द्वारा समय समय पर पास किए न्यायिक कानूनों के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय की रचना, संगठन, शक्तियों आदि का वर्णन इस प्रकार है। वर्तमान समय में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में एक प्रमुख न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का संगठन किया गया है और उसमें 8 अन्य सहयोगी न्यायाधीश हैं। जब संविधान लागू होने के पश्चात प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो इस समय उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 5 अन्य न्यायाधीश थे। इसके पश्चात 1801 में कांग्रेस के कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या कम करके 5 निश्चित की गई थी। 1869 में निश्चित की गई थी न्यायाधीशों की संख्या में फिर कोई परिवर्तन नहीं किया गया और वर्तमान समय में न्यायाधीशों की संख्या 9 है। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स हैं, जिनको नियुक्ति 29 सितंबर 2005 में हुई थी। न्यायाधीशों की योग्यताएं। संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान ने न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में कोई विशेष व्यवस्था नहीं की है और न ही कांग्रेस ने कानून के माध्यम से न्यायाधीशों की योग्यताएं निश्चित की हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है, परंतु व्यवहारिक रूप में साधारणतः इस महान पद पर उस व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता है जो देश के कानूनों का विशेष ज्ञान रखता हो और वह उच्च कोटि की प्रतिभा का स्वामी हो। व्यवहारिक रूप में कई बार न्यायाधीशों की नियुक्ति राजनीतिक अधिकार पर कर दी जाती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति अपने दल के किसी प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा अपने समर्थक को इस पद पर नियुक्त कर सकता है। न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 2 सेक्शन 2 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सीनेट की स्वीकृति से की जाएगी। इसका तात्पर्य यह है कि सीनेट की स्वीकृति के बिना राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकता है। साधारणतः सीनेट राष्ट्रपति द्वारा की गई न्यायाधीशों की नियुक्ति को स्वीकृति दे देता है, परंतु अमेरिका के इतिहास में ऐसा उदाहरण है जब सीनेट ने राष्ट्रपति द्वारा की गई किसी नियुक्ति को स्वीकार नहीं किया हो। उदाहरणतः 18 अप्रैल 1970 में सीनेट ने राष्ट्रपति निक्सन द्वारा की गई हैरोल्ड कार्ल्स बेल की नियुक्ति को अस्वीकार कर दिया था। न्यायाधीशों के कार्यालय के कार्यकाल के संबंध में संविधान में यह व्यवस्था है कि न्यायाधीश अपने सद्व्यवहार तक अपने पद पर सुशोभित रहेंगे। संविधान में इस संबंध में कोई व्यवस्था नहीं की गई है कि इस सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर सुशोभित रहेगा। व्यवहारिक रूप में न्यायाधीश 10 वर्ष की आयु पूरी होने के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं। यदि ऐसी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में 10 वर्ष की सेवा करने के पश्चात 70 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने के कारण सेवानिवृत्त होते हैं तो उन्हें आयु पर्यंत न्यायाधीश का पूर्ण वेतन मिलता रहता है। यदि किसी न्यायाधीश ने सर्वोच्च न्यायालय की 15 वर्ष तक सेवा कर ली हो तो वह 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर सेवानिवृत्त हो सकता है। ऐसे न्यायाधीश को जीवन पर्यंत न्यायाधीश का पूर्ण वेतन मिलेगा और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश समझा जाता है और ऐसा न्यायाधीश को कोई न्यायिक कार्य भी सौंपा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को निश्चित कार्यकाल से पूर्व महाभियोग पद के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का मुकदमा आरंभ करने और सुनने का अधिकार कांग्रेस को है। प्रतिनिधि सदन महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत करता है और महाभियोग के मुकदमे की अंतिम सुनवाई सीनेट द्वारा होती है। यदि सीनेट इस महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो संबद्ध न्यायाधीश को पद से हटा दिया जा सकता है। 1804-5 में सैमुअल चेंज नामक न्यायाधीश के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, परंतु वह सफल न हो सका। इसका तात्पर्य यह हुआ कि राष्ट्रपति सीनेट की स्वीकृति से न्यायाधीशों की नियुक्ति तो कर सकता है, परंतु उनको पद से नहीं हटाया जा सकता। न्यायाधीशों के वेतन के संबंध में संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीश अपनी सेवाओं के बदले में मुआवजा प्राप्त करेंगे, जो समय समय पर निश्चित किया जाएगा। इस मुआवजे को किसी न्यायाधीश के कार्यकाल में कम नहीं किया जा सकता। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को $84,675 वार्षिक वेतन के रूप में मिलते हैं और अन्य न्यायाधीशों को $81,288 वार्षिक वेतन दिया जाता है।
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अन्य न्यायाधीशों से कुछ अधिक वेतन दिया जाता है, परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य न्यायाधीशों की तुलना में उसे कोई अधिक शक्ति प्राप्त हो। सर्वोच्च न्यायालय की जो कार्यप्रणाली है वो इस प्रकार है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय का साधारण अधिवेशन प्रति वर्ष अक्टूबर मास के प्रथम सोमवार से आरंभ होता है और आगामी वर्ष के जून मास के अंत तक चलता है। इन मासों के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय का विशेष अधिवेशन मुख्य न्यायाधीश द्वारा किसी समय भी बुलाया जा सकता है। ऐसा विशेष अधिवेशन तभी बुलाया जा सकता है यदि इसकी बहुत अधिक आवश्यकता हो। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य स्थान देश की राजधानी वाशिंगटन में स्थित है और यह महान न्यायालय अपने संगमरमरी भवन में अपनी बैठकें करता है। सर्वोच्च न्यायालय की बैठक एक मास में लगभग 2 सप्ताह के लिए होती है और शेष 2 सप्ताह न्यायाधीश कानूनी दस्तावेजों का अध्ययन करते हैं और अपने विचार लिखते हैं। मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार को मुकदमों की सुनवाई होती है। शनिवार को न्यायाधीश परस्पर विचार विमर्श करते हैं और रविवार को अवकाश होता है। सोमवार को निर्णय घोषित किए जाते हैं और इस कारण कहा जाता है कि प्रत्येक सोमवार को अमेरिका के संविधान में कुछ परिवर्तन हो जाता है। कोरम सर्वोच्च न्यायालय की बैठक के लिए 6 न्यायाधीशों का कोरम निश्चित किया गया है। प्रत्येक निर्णय बहुमत द्वारा किया जाता है और यह निर्णय लागू होता है जिसके पक्ष में कम से कम 4 न्यायाधीश आवश्यक हों। यदि कम संख्या वाले न्यायाधीश अपनी राय अंकित करवाना चाहते हैं तो वे करवा सकते हैं। यूनाइटेड रिपोर्ट्स नामक एक सरकारी पत्रिका है जिनमें सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय और न्यायाधीशों के विचार प्रकाशित किए जाते हैं। नेक्स्ट इज फाइनल इंटरप्रेटर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को अंतिम व्याख्याकार माना गया है या संविधान की अंतिम व्याख्याकार है अमेरिका की जुडिशरी। जस्टिस ह्यूज का कहना है कि अमेरिका के लोग संविधान के अधीन हैं और संविधान में कुछ है जो इनके संबंध में न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीशों से तात्पर्य सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से है, क्योंकि संविधान की अंतिम व्याख्या करने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय ने ग्रहण की है। मुख्य न्यायाधीश मार्शल ने 1803 में एक निर्णय के माध्यम से यह घोषित किया था कि सर्वोच्च न्यायालय संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार रखता है। राष्ट्रपति जेफरसन और जैक्सन आदि ने यह विचार प्रकट किए थे कि अमेरिका का संविधान सरकार के किसी अंग को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्रदान नहीं करता, क्योंकि यह संविधान शक्तियों की प्रतीकता के सिद्धांत पर आधारित है और इन तीनों में से किसी भी अंग को सर्वश्रेष्ठ स्थिति प्रदान की गई है। परंतु इस बात के बावजूद भी 1803 के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के संविधान की अंतिम व्याख्याकार की स्थिति को व्याख्याकार रूप में पूर्ण मान्यता दी हुई है और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की इन व्यवस्थाओं की ऐसी रूप में व्याख्या की है और अनेकों नए संवैधानिक नियम स्थापित हुए हैं। उदाहरणार्थ 1803 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि संविधान निर्माताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार निश्चित हुआ है और कांग्रेस कानून द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के इस क्षेत्राधिकार को न तो कम कर सकती है और न ही बढ़ा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की व्याख्या अंतिम होती है। और उस व्याख्या को सरकार के अन्य अंगों और सारे अधिकारियों को स्वीकार करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। न्यायपालिका संविधान के रक्षक के रूप में संविधान के अनुच्छेद 6 के अंतर्गत अमेरिका के संविधान को देश का सर्वोच्च कानून घोषित किया गया है और संविधान की सर्वोच्चता तभी स्थापित रह सकती है यदि अंतिम रूप में इसकी कोई रक्षा कर सकता हो। यदि सरकार के विभिन्न अंगों अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के संबंध में संविधान की उपेक्षा करते हुए अपनी मनमानी करेंगे तो संविधान की सर्वोच्चता स्थापित नहीं हो सकती। यह तभी स्थापित रह सकती है यदि संविधान का उल्लंघन करने वाले कानूनों और कार्यकारी आदेशों का असंवैधानिक घोषित करने की शक्ति किसी
निष्पक्ष संस्था के पास हो। जिस निष्पक्ष संस्था के पास ऐसी शक्ति होगी वह संस्था ही संविधान के रक्षक के रूप में कार्य कर सकेगी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान ने यद्यपि स्पष्ट रूप में ऐसी शक्ति किसी संस्था को नहीं दी है, परंतु 1803 में मारबरी बनाम मेडिसन के मुकदमे में मुख्य न्यायाधीश मार्शल की अध्यक्षता के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के यह निर्णय दिया जाता है या दिया गया था कि संघीय और प्रांतीय कानूनों की संवैधानिकता के संबंध में निर्णय करना सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है। Next is role in regard of the development of the Constitution. संविधान के विकास के संबंध में न्यायपालिका की भूमिका। 1787 में संयुक्त राज्य अमेरिका एक कृषि प्रधान देश था और उस समय लोगों का सामाजिक जीवन बड़ा साधारण और सरल था, परंतु वर्तमान समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महान औद्योगिक देश है और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एंग्लो अमेरिकन गुट का नेता माना जाता है। अमेरिका के संविधान के विकास के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण भूमिका न निभाता तो 1787 में निर्मित अमेरिका का संविधान 20वीं और 21वीं शताब्दी के अमेरिका की आवश्यकताओं को कभी पूरा न कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी व्याख्याओं और निर्णयों द्वारा अमेरिका के संविधान का बहुत विकास किया है। नेक्स्ट इज रोल विद रिगार्ड टू मेकिंग ऑफ लॉज। कानून निर्माण में न्यायपालिका की भूमिका। कानून निर्माण की शक्ति संविधान के अंतर्गत कांग्रेस को सौंपी गई है। कोई भी दूसरी संस्था अथवा सरकार का अंग प्रत्यक्ष रूप में संघीय कानूनों का निर्माण नहीं कर सकता, परंतु इस बात की उपेक्षा प्रोफेसर लास्की सर्वोच्च न्यायालय को संयुक्त राज्य के विधानमंडल का तृतीय सदन बताते हैं। अमेरिका के संविधान में निसंदेह ही ऐसी वैधानिक स्थिति सर्वोच्च न्यायालय को प्रदान की गई नहीं की है, परंतु व्यवहार में सर्वोच्च न्यायालय महत्वपूर्ण कानूनी नियमों को जन्म देता है और जब सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून की संवैधानिकता की परख करता है तो वास्तव में उन सिद्धांतों का निरीक्षण वह कर रहा होता है। नेक्स्ट इज रोल एज ए प्रोटेक्टर ऑफ द राइट ऑफ द पीपल। नागरिकों के अधिकारों के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की भूमिका। संविधान के प्रथम 8 संशोधनों द्वारा अमेरिका के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। संविधान के 9वें संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि संविधान में कुछ विशेष अधिकारों का वर्णन करने का अर्थ यह नहीं है कि लोगों को अन्य अधिकारों से वंचित किया गया हो अथवा उनके अन्य अधिकारों का निरादर किया गया हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अमेरिका के लोगों को और भी अनेकों महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हैं, परंतु इन अधिकारों का अस्तित्व बिल्कुल व्यर्थ प्रमाणित होना था यदि इन अधिकारों को कार्यपालिका और विधानपालिका की जातियों से सुरक्षित न किया जाता। तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ऐसे कानून अथवा कार्यकारी आदेशों को असंवैधानिक घोषित किया गया जो किसी भी रूप में नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करते हों। 1952 में कांग्रेस ने इस्पात के कारखानों को संघीय सरकार के नियंत्रण के अंतर्गत करने के लिए कानून पास किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित किया था क्योंकि यह कानून नागरिकों की संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन करता था। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने गोरों और हबशियों में सामाजिक और राजनीतिक समानता स्थापित करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ ड्यूल जुडिशली सिस्टम। दोहरी न्याय प्रणाली की व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विशुद्ध संघात्मक शासन प्रणाली है। संघात्मक सिद्धांतों के आधार पर प्रत्येक राज्य को अपना अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया गया है। इसी कारण भारतीय प्रणाली के विपरीत अमेरिका में दोहरी न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक राज्य सरकार का अपना न्यायिक संगठन है और संघ सरकार के अपने विभिन्न न्यायालय हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रीय स्तर का ही न्यायालय है, परंतु संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त संघीय न्यायालय भी हैं जिनकी स्थापना कांग्रेस के कानूनों द्वारा की गई है।
संविधान के अनुच्छेद 3 सेक्शन 1 में यह व्यवस्था है कि संयुक्त राज्य की न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय और ऐसे कुछ अन्य न्यायालयों के पास होगी जो न्यायालय समय समय पर कांग्रेस द्वारा स्थापित किए जाएंगे। इस संवैधानिक व्यवस्था ने यह स्पष्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत केवल सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है और अन्य छोटे न्यायालय स्थापित करने की शक्ति कांग्रेस को दी गई है। कांग्रेस के कानूनों द्वारा अनेकों संघीय न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। कांग्रेस के विभिन्न कानूनों द्वारा स्थापित किए गए संघीय न्यायालयों को हम निम्नलिखित 2 श्रेणियों में बांट सकते हैं। Next is judicial review. न्यायिक पुनर्निरीक्षण। न्यायिक पुनर्निरीक्षण के सिद्धांत का अभिप्राय न्यायपालिका द्वारा विधान पालिका के कानून और कार्यपालिकाओं के आदेशों की संवैधानिकता का निरीक्षण करना है। इस निरीक्षण के फलस्वरूप यदि न्यायपालिका को कार्यपालिका का कोई आदेश अथवा विधानमंडल का कोई कानून संविधान के किसी अनुच्छेद अथवा धारा के विरुद्ध प्रतीत होता है तो वह ऐसे आदेश अथवा कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यदि न्यायपालिका किसी ऐसे कानून अथवा कार्यकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दे तो वह कानून सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। न्यायिक पुनर्निरीक्षण के अर्थों की व्याख्या करते हुए प्रोफेसर मुनरो ने कहा कि यह वह शक्ति है जिसके आधार पर यह निरीक्षण किया जाता है कि कांग्रेस द्वारा पास किए कानूनों अथवा राज्य के संविधान के उपबंधों अथवा राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए कानून अथवा सार्वजनिक नियम को कानून की शक्ति रखते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के अनुसार है अथवा नहीं। इसके प्रति डिमॉक और डिमॉक ने कहा कि संयुक्त राज्य की सर्वोच्च अदालत कांग्रेस अथवा राज्य विधानमंडल के किसी कानून को इस आधार पर रद्द करती है कि वह कानून संवैधानिक शक्तियों और उपबंधों के अनुसार नहीं है, तो वह अपने न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति का प्रयोग कर रही होती है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, संवैधानिक न्यायालय। संवैधानिक न्यायालय वे हैं जिनकी स्थापना कांग्रेस ने संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों के अनुसार की है। ऐसे न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इन न्यायालयों में हम जिला न्यायालय, सर्किट अर्थात संघीय और अपीलीय न्यायालय को शामिल कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भी संवैधानिक न्यायालय है क्योंकि इसकी व्यवस्था संविधान द्वारा की गई है। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव कोर्ट, वैधानिक न्यायालय। वैधानिक न्यायालय की स्थापना भी कांग्रेस द्वारा की जाती है, परंतु ऐसे न्यायालय संयुक्त राज्य अमेरिका की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करते। कांग्रेस ऐसे न्यायालय की स्थापना अपने द्वारा बनाए कानूनों को लागू करने में आवश्यक सहायता प्राप्त करने के लिए करती है। उदाहरणार्थ, संविधान द्वारा कांग्रेस को आयात शुल्क और चुंगी आदि लगाने और एकत्रित करने की शक्ति दी गई है। इस विषय के संबंध में कांग्रेस द्वारा बनाए कानूनों के अंतर्गत उत्पन्न हुए विवादों को हल करने के लिए कांग्रेस ने 1926 में संयुक्त राज्य आयात कर न्यायालय स्थापित की थी। संवैधानिक और वैधानिक न्यायालयों को न्यायिक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति किए जाते हैं और उनकी नियुक्तियों की स्वीकृति सीनेट से प्राप्त करनी आवश्यक होती है। संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीश केवल महाभियोग द्वारा ही हटाए जा सकते हैं, परंतु वैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए कांग्रेस कोई भी विधि निश्चित कर सकती है। वैधानिक न्यायालयों को विशेष न्यायालय भी कहा जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका को संवैधानिक प्रणाली में इतनी महत्वपूर्ण सर्वपक्षीय भूमिका अभिनीत की है कि जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने यह कह दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है।
यद्यपि यह विचार स्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका के संविधान को एक नई दिशा, एक नया आधार और एक नया अर्थ दिया है। प्रोफेसर लास्की का यह कथन ठीक है कि किसी भी अन्य संस्था ने संयुक्त राज्य के जीवन पर सर्वोच्च न्यायालय से अधिक प्रभाव नहीं डाला है। सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका के संघ की रक्षा की है और इसको दृढ़ बनाया है। जस्टिस होम्स का कथन है कि मेरा यह विचार नहीं है कि यदि कांग्रेस के कानून को रद्द करने की शक्ति हमसे छीन जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका का अंत हो जाएगा, परंतु मेरा विचार यह अवश्य है कि यदि राज्यों के कानून को हम असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकेंगे तो अमेरिका का संघ खतरे में पड़ जाएगा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि संविधान के अंतिम व्याख्याकार के रूप में, संविधान के अधिकारों के रक्षक के रूप में, संविधान के विकास और संघ प्रणाली को दृढ़ बनाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका की संवैधानिक प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो आज हमने बात की ब्रिटेन की न्याय प्रणाली के बारे में और अमेरिका की न्याय प्रणाली के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।